যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का उत्थान इसलिए हो पाया क्योंकि अपने समय में उन्होंने राज्य में पहले से चल रहे कांग्रेसी कल्चर के खिलाफ काम किया था। ये वैसे ही था जैसे सूट वूट पहनने वाली बैरिस्टर प्रधान कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी ने धोती पहनना शुरू कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि ये कांग्रेसी कल्चर था क्या। देखिए 80 के दशक तक कांग्रेस की राज्य इकाई ने लेफ्ट के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। शुरुआत में इस आत्मसमर्पण का कारण था कांग्रेस और लेफ्ट का एक तथाकथित अनरिटन एग्रीमेंट, जिसके तहत कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल को लेफ्ट के हवाले छोड़ दिया था, इस शर्त पर कि पश्चिम बंगाल हम आपके लिए छोड़ देते हैं, लेकिन केंद्र में आप भी हस्तक्षेप ना करें। हाँ, आवश्यकता अनुसार हमारा विरोध करके राज्य में खुद को प्रासंगिक बनाए रखें। सवाल यह भी है कि इस समझौते के मूल में क्या था। इसके मूल में था 1960 के दशक के अंत में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा लेफ्ट की विचारधारा को आत्मसात करना। इंदिरा गांधी ने लेफ्ट के लिए जेएनयू जैसे अरण्य खोल दिए थे। जेएनयू जैसे इन अरण्यों में बैठकर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉग भारत के इतिहास से लेकर समाजशास्त्र, अर्थव्यवस्था से लेकर जाति व्यवस्था तक, मतलब लगभग हर विषय को नियंत्रित करने के नित नए नए तरीके निकालते थे। कांग्रेस लेफ्ट के सामने इस कदर आत्मसमर्पण कर चुकी थी कि लेफ्ट के समय में केंद्र से गवर्नर भी बहुत चुनकर भेजे जाते थे। प्रोफेसर नूरुल हसन उसके सबसे बड़े उदाहरण थे। मजे की बात यह है कि राजनीति में ममता बनर्जी का उत्थान भी इंदिरा गांधी की हत्या के कारण हुए चुनाव से हुआ। इंदिरा की हत्या से उपजी सिंपैथी लहर में उन्होंने जादवपुर से चुनाव जीता और हराया भी तो लेफ्ट के दिग्गज पॉलिटिशियन सोमनाथ चटर्जी को। उनके उत्थान का अगला चरण था समय समय पर विक्टिम कार्ड निकालकर आगे रख देना, लेफ्ट को प्रोवोक करना और खुद पर राजनीतिक हमले आमंत्रित करना। लेफ्ट के नेताओं और समर्थकों को भी लगता था कि जहां कांग्रेस के बड़े नेता उनके आगे सरेंडर कर चुके थे, वहीं ममता बनर्जी खुद उन्हें चुनौती दे रही थी। उसके बाद आता है 1993 में लेफ्ट के खिलाफ भीड़ इकट्ठा करने वाला प्रसंग। लेफ्ट की हिंसा और मिस गवर्नेंस की राजनीति के खिलाफ ममता बनर्जी ने कांग्रेसी समर्थकों की भीड़ खड़ी की। ये और बात है कि उनके इस कदम से राज्य के बड़े कांग्रेसी नेता सहमत नहीं थे। भीड़ इकट्ठा करने के इस उपक्रम में ममता बनर्जी की पॉलिटिकल इनएफिशिएंसी ने राजनीति में उनके उत्थान में बड़ी मदद की। देखिए, ममता बनर्जी खुद को न केवल नेता बताती थी बल्कि मानती भी थी। ये और बात है कि उन्हें पॉलिटिकल मैनेजरियल स्किल्स का ज्ञान नहीं था और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने जो भीड़ इकट्ठा की थी वो बेकाबू हो गई। पुलिस फायरिंग में लगभग 1.5 दर्जन लोग मारे गए। इस घटना ने उनकी राजनीति के लिए नए दरवाजे खोल दिए। उन्होंने तुरंत विक्टिम कार्ड निकालकर आगे रख दिया और हर वर्ष 21 जुलाई के दिन शहीद दिवस मनाना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि उनका कद ऐसे लोगों में ऊंचा होता चला गया जो लेफ्ट फ्रंट का विरोध करते थे। उनके ऊंचे हो रहे कद ने कांग्रेसी नेताओं से उनके रिश्ते को बिगाड़ा और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली। ये वो समय था जब राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी का उदय हो चुका था। अटल जी और उनके सलाहकारों को लगा कि लेफ्ट का विरोधी होने के कारण ममता बनर्जी उनकी नेचुरल एलाय हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को एनडीए ज्वाइन करने का अनुरोध किया और इसका नतीजा ये हुआ कि राज्य की राजनीति में ममता बनर्जी का कद और ऊंचा हो गया। ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा हथियार रहा उनका समय समय पर विक्टिम कार्ड निकालकर आगे रख देना। इसके साथ ही उनके पास लड़ाकू होने की एक छवि होना। उनके तथाकथित लड़ाकू होने से उन्हें विक्टिम प्ले करने में हमेशा मदद मिलती थी। वो लेफ्ट का लगातार विरोध करती रही। लेफ्ट के विरोध का उनका स्तर यह था कि वे इलीगल बांग्लादेशियों की एंट्री को रोकने के लिए पार्लियामेंट में खड़ी हो गई, जोरदार तरीके से रोई और एक बिंदु पर तो उन्होंने स्पीकर की चेयर पर पेपर तक फेंक कर मार दिए। उनका कहना था कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए लेफ्ट को वोट करते हैं, इसलिए इनकी एंट्री रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। पर वो कहते हैं ना कि आप जिसका लगातार विरोध करते हैं एक बिंदु के बाद उनके जैसे ही हो जाते हैं। लेफ्ट का विरोध करते करते ममता बनर्जी मानो खुद लेफ्ट की परछाई बन गई। इसके बाद आता है 2011 का चुनाव, जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हराकर सत्ता हासिल की। राज्य के लोगों को लगा कि वो लेफ्ट के मिस गवर्नेंस को करेक्ट करेंगी, पर जैसा मैंने पहले कहा, लेफ्ट के साथ लड़ते लड़ते वे खुद कोई लेफ्ट बना बैठी थी। ऐसे में जाहिर है कि उन्होंने लेफ्ट के वे सारे गुण आत्मसात कर लिए जिसके लिए लेफ्ट बदनाम था। लिहाजा उन्होंने वही सारे काम किए जिसके विरोध में राज्य की जनता थी। वे 2 बार जीत पाई क्योंकि राज्य के लोगों के सामने तब तक कोई मजबूत विकल्प तैयार नहीं था। ममता बनर्जी के पतन का सबसे बड़ा कारण मेरी समझ में यह है कि उन्होंने शासन और प्रशासन की प्रक्रिया में ऐसे लोगों को जगह दी जो अनइलेक्टेड थे। दोस्तों, जब अनइलेक्टेड लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो वे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनते हैं। इससे उन्हीं लोगों का नुकसान होता है जो ऐसे लोगों को शासन और प्रशासन का हिस्सा बनाते हैं। ममता बनर्जी ने राजनीतिक सत्ता का ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें आईपैक और कुछ ऐसे नेता शक्तिशाली हुए जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर नहीं आए थे। एक बात और ममता बनर्जी के खिलाफ गई, वह थी उनकी छवि
और इससे भी खराब बात यह हुई कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और संपादकों ने लड़ाकू होने की उनकी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया और इसके साथ ही उन्हें यह भी विश्वास दिलाया कि लड़ाकू होने की उनकी ये छवि उनका पॉलिटिकल कैपिटल है। 2014 के बाद छद्म बुद्धिजीवियों ने उन्हें छद्म आत्मविश्वास दिया कि नरेंद्र मोदी से लड़ने लायक ये एक अकेली वही नेता है। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी अपनी उस छवि से निकलने के बजाय उसी में और ज्यादा धंसती चली गई। कहा जा सकता है कि अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में किसी न किसी से वे लड़ती रहीं। अपने सहयोगी दलों से लड़ी, केंद्र सरकार और उसके नेतृत्व से लड़ी, न्यायपालिका से लड़ी, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं से भी लड़ी। अब सवाल यह है कि लोकतंत्र में इतनी लड़ाई के लिए स्पेस कहाँ रहता है। इस तरह से लड़ना कम्युनिस्टों का तरीका है। कम्युनिस्ट इमेजिनरी शत्रु बनाते हैं और उनसे जीवन भर लड़ते रहते हैं। ममता बनर्जी भी कम्युनिस्ट ही साबित हुई और उसका नतीजा आज हम सबके सामने है। ममता बनर्जी ये नहीं समझ पाए कि भारतीय लोकतंत्र लगातार परिष्कृत हो रहा है। अब भारत उन दशकों से आगे आ चुका है जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंडित नेहरू से लड़ा करते थे। वो लड़ाई थी तो पॉलिटिकल, लेकिन वो सिद्धांतों और इंटेलेक्ट के आधार पर लड़ी जाती थी। ममता बनर्जी जिस लड़ाई को अपना हथियार बना चुकी थी वो पूरी तरह से पॉलिटिकल थी और उसका आधार भी पॉलिटिकल था। ममता बनर्जी लड़ते लड़ते कम्युनिस्ट होते हुए भी अनार्किस्ट बन चुकी थी और उसका नतीजा हमारे सामने है। मजे की बात यह है कि पूरी तरह से हारने के बाद भी, जनता द्वारा संपूर्ण तौर पर रिजेक्ट किए जाने के बाद भी ममता बनर्जी अपनी उसी लड़ाकू छवि में बंधी दिखाई दे रही हैं। जनादेश को सम्मान के साथ स्वीकार करने के बजाय वे इस्तीफा न देने पर अड़ गई हैं। इसके थ्रू वे लड़ाकू होने का ही संदेश दे रही हैं कि देखो, हारने के बाद भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन सवाल वही है कि क्या सिर्फ इसलिए जनता आपको पसंद करे कि आपको लड़ना आता है? शायद नहीं। ऐसे में एक बात कह सकते हैं कि उनके जिस लड़ने के स्वभाव ने, उनके जिस विक्टिम प्ले करने के स्वभाव ने उन्हें नेता बनाया था, उनके उत्थान का कारण बना था, वही उन्हें ले डूबा और शायद वही अब उन्हें दोबारा खड़ा ना होने दे, जब तक कि वे कोई बड़ा बदलाव अपनी राजनीति में ना करें। खैर, ममता बनर्जी के उत्थान से पतन की इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।